हेलो, स्वागत है आपका। इस बार हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। काउंट ऑल द वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक टुगेदर। वर्ड्स आर सेपरेटेड हियर विद स्पेसेस। ठीक है ना। वर्ड्स का डेफिनेशन यहाँ ये दिया हुआ है कि स्पेसेस से सेपरेट है। इसको करने का सबसे सिंपल तरीका जो है मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो str स्प्लिट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट तरीका है, बट आई थिंक ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। एक्स को इनिशियलाइज किया, स्प्लिट किया। ठीक है, str स्प्लिट। आई एम होपिंग कि मैंने कुछ यहाँ सेपरेट नहीं होता है, स्प्लिट होता है। ओके, सो अब यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर स्पेसेस हैं आगे, राइट। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे ट्रिम ws। अब ये ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना, आपको लेंथ फंक्शन लगा देना है, बस हो गया। तो पहले में 4 वर्ड थे, दूसरे में 5 थे, इसमें 7 थे, इसमें 3 थे। यही आंसर है आपका, और इसको आप फंक्शन के अंदर रैप कर दो। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। और कितने तरीके हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ग्रे XPR यूज करते हो तो आपको यहाँ पर पैटर्न लिखना पड़ेगा। आपको क्या ढूंढ रहे हो, आप यहाँ पर वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, राइट। तो वर्ड्स के लिए लिख दिया हमने, एक्स लिख दिया। फिर इस पे आप रेंज मैचेस लगा दो, और एक्स एलिमेंट आपका क्या है, एक्स है। जो मैच्ड वैल्यू है जो ग्रे XPR से आ रहा है वो जी है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन वाले में। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट आ गया। ठीक है, अभी इसमें करना क्या है आपको, इसमें बस कुछ नहीं करना, आपको फिर से लेंथ लगा देना है, LENGTHS। ठीक है, बस हो गया। और क्या तरीका है सॉल्व करने का, एक और तरीका है कि स्पेसेस काउंट कर लो और उसमें 1 ऐड कर दो, जितने भी स्पेस हैं। तो सेम रेजेक्स से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्पेसेस काउंट कर लो और इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है ना। सॉरी, मेरे को एक्स को इनिशियलाइज करूं। यहाँ पर ट्रिम WS जरूर लगाना, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे पीछे स्पेसेस नहीं चाहिए अपने को। एंड वी आर डन। तो सेम आंसर। तो इसमें से कोई भी एक तरीका आपको जो ठीक लगता है आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे को फंक्शन रैप लिखना पड़ा तो वर्ड काउंट फंक्शन x एंड रिटर्न लेंथ str split trim ws x split equal to एंड वी आर डन। ठीक है ना। अब इस वर्ड काउंट को आप लेकर के कहीं भी घूम सकते हो, है ना। समझ में आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हमने किया क्या। हमने स्प्लिट किया, किसको किया, एक्स। ट्रिम WS का मतलब है ट्रिम व्हाइट स्पेसेस ऑन बोथ डायरेक्शन। इसमें एक पैरामीटर होता है कि आपको लेफ्ट से हटाना है, राइट से हटाना है। डिफॉल्ट इसका जो होता है बोथ होता है। अच्छा, ट्रिम WS कर दिया हमने, स्प्लिट क्राइटेरिया अपने स्पेस डाल दिया। str स्प्लिट करने के बाद हमने लेंस यूज किया, लेंथ नहीं, लेंस। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ लिस्ट वाले चैप्टर में। लेंथ और लेंस में अंतर होता है। एंड वी हैव यूज्ड वन फंक्शन, एक फंक्शन को यूज करके हमने वर्ड काउंट उठा लिया। तो यही करना है हमको, बस वी आर डन। हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दूसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सारे नंबर और कैरेक्टर्स हैं, और इसमें से नंबर एक्सट्रैक्ट करके सबको सम करना है। तो सॉरी, मैक्सिमम लेना है। तो सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक्चुअली टेक्निकली ऊपर रखना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा वेक्टर है और ये मैक्सिमम मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज समझो, मैक्सिमम ऑफ एनी कैरेक्टर्स इज पॉसिबल। 2 कैरेक्टर के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल होता है। तो ये कंफ्यूजन का बहुत बड़ा स्रोत है लोगों के मन में, पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स का पॉसिबल है। अब कुछ लोग इसको सोचते हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड है पूरी तरह से। अगर ये जस्टिफाइड नहीं होता तो सॉर्ट ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो ग्रामेटिकली या डिक्शनरी वाइज अगर देखा जाए तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो हमारा ऑर्डर वही होता है। तो ए से बी बड़ा होता है, बी से सी बड़ा होता है, सी से डी बड़ा होता है। तो इसीलिए मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर्स इज पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कभी भी कैरेक्टर्स को सॉर्ट नहीं कर सकते। हम कैरेक्टर्स को सॉर्ट करते हैं, इसका मतलब है इनहेरेंटली हम ये बोल रहे हैं कि हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैक्सिमम इज पॉसिबल, नंबर 1। तो क्यों बता रहा हूँ ये,
इसलिए बता रहा हूं कि भाई ये गलती मत करना, हमने करी हुई है, आप मत करना। इसमें मैक्सिमम जो है 10 नहीं है, 2 होगा, ठीक है ना। क्यों 10 नहीं है? क्योंकि कैरेक्टर 10 है, नंबर 10 नहीं है। तो अगर आपको इसको न्यूमेरिक 2 चाहिए, न्यूमेरिक 10 चाहिए एज ए मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको आपको रैप करना पड़ेगा और यहां पर मेरे को सी में सब कुछ रखना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, इट इज डिफरेंट देन न्यूमेरिक मैक्सिमम, ठीक है ना, नंबर्स के केस में। तो इसीलिए हमको इसमें से एक्सट्रैक्ट, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको उसमें से नंबर्स को अलग करके फिर उसको एज डॉट न्यूमेरिक करना पड़ेगा। तो अब इसमें से कैरेक्टर कैसे हटाएं? तो हम जी सब यूज कर सकते हैं और इसमें हम जो ऑपरेटर लगाएंगे वो कैपिटल डी होगा। कैपिटल डी का मतलब होता है नॉट अ डिजिट, ठीक है ना, सारे नंबर निकल गए। अब क्या करना है? एज डॉट न्यूमेरिक एंड वी आर डन, ठीक है ना। अब इसमें से मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं फंक्शन में स्टैट फेच, ठीक है, क्या फेच कर रहे हैं? जो भी फंक्शन से हम फेच करना चाह रहे हैं। क्या फेच करना चाह रहे हैं? मैक्सिमम फेच करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर फंक लिख देंगे। तो फंक्शन को थोड़ा ज्यादा जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, बस वी आर डन, राइट। तो अगर मेरे को स्टैट फेच में x की जगह मैक्स लिख दूं तो ये मैक्सिमम देगा, मिन लिख दूं तो मिन दे देगा, सॉर्ट बोलूं तो सॉर्ट कर देगा, सम बोलूं तो सम कर देगा, और भी जो भी मिनिमम जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फंक्शन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इस तरह से फंक्शन हम पास कर सकते हैं। अगर भूल गए हो तो पिछला ट्यूटोरियल, उससे पहले हमने जहां फंक्शन डिस्कस किया वहां पर हमने सेम चीज अप्लाई किया है। फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास, हेंस कैन बी पास्ड एज पैरामीटर्स। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। ओके सो और क्या है? अच्छा अब ओके, फाइंड ऑल द नंबर्स, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ओके अब आते हैं डेटा फ्रेम और लिस्ट पे, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन होगा प्रोबेबली, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। तो ये आखिरी क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल का। इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए अगला ट्यूटोरियल सुनना। तो सबसे पहले इस लिस्ट को मैं रन कर देता हूँ और क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन मिस कर गया मैं। पहला क्वेश्चन इजी है एक्चुअली, बहुत ज्यादा इजी है, बट ठीक है इसको कर लेते हैं। ये कहता है कि यूज एम्प्टी कार्स डेटा, फिल्टर ऑल द रोज एंड प्रिंट द कार नेम्स विच हैज एमपीजी लेस देन एवरेज एमपीजी। तो सबसे पहले एवरेज एमपीजी निकाल लो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये बढ़िया है, निकल गया। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि वैसे रोज जहां पर एमपीजी जो है एवरेज एमपीजी से छोटा है। ओके तो मैं क्या कर रहा हूं? इससे छोटा है। ये चलाओगे अगर आप तो आपको एक बूलियन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आपको बस एम्प्टी कार्स के रोड साइड पे इस बूलियन वैल्यू को डाल देना है। तो ये रो डायरेक्शन, ये जो कॉमा से पहले का आर्टिकल जितना भी एक्सप्रेशन होता है ये रो बताता है, और एक कॉमा के बाद जो होता है वो कॉलम बताता है। तो हम यहाँ पर क्या फिल्टर कर रहे हैं? रो फिल्टर कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो बूलियन वैल्यू है, जहां पर भी ट्रू है वो रो बाहर आ जाएंगे, जो भी फॉल्स है उसको इग्नोर कर देगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन जो है ये एम्प्टी कार्स के रो वाले डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप कर दो और आपका काम हो गया। अब इसमें से मेरे को एम्प्टी कार्स अगर मैं देखूं, मैं सिस्टम में जो डिफॉल्ट है एम्प्टी कार्स वो दिखा देना चाहता हूं पहले। तो एम्प्टी कार्स डेटा में एक छोटा सा इशू है, इशू नहीं है मतलब प्रॉपर्टी है। ये जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्रे कॉलम दिख रहा है ना, ये रो नेम है। जैसे कॉलम नेम होता है ना, उसी तरह रो नेम भी हो सकता है किसी भी डेटा फ्रेम का। तो ये रो नेम है।
तो बेसिकली जो कार नेम है वो एज ए रो नेम सेव किया हुआ है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो डायरेक्टली आप यहाँ पर रो नेम्स फंक्शन लगा दो, जैसे कॉल नेम्स होते हैं वैसे रो नेम्स लगा दो, तो उससे आपके रो नेम निकल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि जो एम्प्टी कार्स डेटा है इसमें एक कॉलम बना लो कार्स का और उसमें डाल दो रो नेम्स की वैल्यू। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे लास्ट का कॉलम जो है कार्स का क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब ये रो नेम्स आप हटा सकते हो। तो रो नेम्स हटाने का क्या तरीका है, रो नेम्स का हटाने का तरीका है बड़ा सिंपल, एम्प्टी कार्स, इस पे कर दो नल। अब हेड देखोगे तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं आ रहा है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो अब नहीं आ रही है और सिर्फ कार्स कॉलम में ये इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। तो रो नेम्स बहुत यूजफुल नहीं होते, बट कुछ कुछ डेटा सेट में आपको दिख जाएगा और आप डाल भी सकते हो अपनी इच्छा से। तो अब यहाँ पर रो नेम्स लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि इस कमांड से ये चलने वाला नहीं है। तो अब आपको कॉलम उठाना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को हटा देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्स। सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये प्रोसेस करने के बाद आंसर आपका सेम है। अब इसको आप फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई लीव इट टू यू। ये एक एक्सरसाइज है कि इसको फंक्शन में कन्वर्ट करके सेम चीज करना है पर दूसरे किसी डेटा सेट के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम क्वेश्चन बोलूं कि यूज आइरिस डेटा और सेपल डॉट लेंथ के मीन से छोटे जितने भी रोज हैं वो निकाल के बताओ, तो ये कोड वापस नहीं लिखना, ठीक है ना। एक फंक्शन बना लो जिससे दोनों प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पाओ, ये दिमाग में होना चाहिए। अगर ये कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे हो तो शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा तुमको आइडिया दे सकता हूँ कैसे करना है। तो कैसे करोगे, कंपैरिजन, फंक्शन का नाम रखते हैं कंपैरिजन, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं बस नाम रख रहा हूँ कंपैरिजन। यहाँ पर एक डेटा फ्रेम होगा, एक कॉलम का नाम होगा और एक स्टैटिस्टिक्स होगा जिसको हम फंक बोलते हैं, हम स्टैट लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। सो अब हम क्या करें, हम सेम एग्जैक्टली सेम चीज उठा करके यहां डाल देते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसका नाम एम्प्टी कार्स नहीं है, ये सब मैं हटा देता हूं, ठीक है। मैं इसका नाम क्या है, डी फ्रेम है। कॉलम का नाम क्या है, कॉल है, फिर भी कॉल होगा और यहां पर भी कॉल होगा, ठीक है। एंड वी आर डन, ठीक है ना। अब आप यहां पर आप रिटर्न कर सकते हो रो नेम्स ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो रो नेम से फेच कर रहे हैं, हम इसको एज अ इस तरह से फेच नहीं कर रहे हैं, हमने कोई कॉलम क्रिएट नहीं किया, इसलिए यहां पर ये लिखना मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब रो नेम्स, आइरिस डेटा में कोई रो नेम्स नहीं होता, पर आप किसी भी डेटा फ्रेम में अगर आप रो नेम्स चलाओगे ना और अगर डेटा में रो नेम नहीं है तो आपको डेटा के रो प्रिंट हो जाएंगे, विच इज ऑल राइट। तो आप इस फंक्शन को आप हर जगह यूज कर सकते हो, देख सकते हो चलता है कि नहीं। तो चला के देखते हैं एक बार। कंपैरिजन, कौन सा डेटा फ्रेम यूज कर रहे हैं, एम्प्टी कार्स, कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं, एमपीजी, कौन सा स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हैं, मीन, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर आ गया। अभी एम्प्टी कार्स जो है ना, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, हमने चूंकि चेंज कर दिया था, तो अभी हम वापस से इस फंक्शन को चलाएंगे। रिजल्ट इस बार नाम के फॉर्म में आएगा, नंबर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये एम्प्टी कार्स को मैंने ओवरराइड कर दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आप ओवरराइड कर दो डिफॉल्ट डेटा सेट को, आप उसको रिमूव करके वापस से मेमोरी में लोड कर सकते हो। वो इनफैक्ट जैसे आप रिमूव करते हो आपके उससे ग्लोबल से वर्ड जाता है और वो जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है जो नजर आने लगता है। हाउएवर अगर मैं इसी फंक्शन को कंपैरिजन आइरिस डेटा पे चलाऊं तो ऑफकोर्स मेरे को उसके कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा और यहां पर ये नंबर ही होगा, क्योंकि आइरिस डेटा सेट के अंदर आपके रो नेम्स जो होते हैं नंबर होते हैं, कोई इसमें नाम नहीं होता है, अनलाइक हेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कोड नहीं चला, उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पर हार्ड कोड किया हुआ है। देखो ये सब ध्यान रखना। अब चूंकि मैं बहुत टाइम से कोडिंग कर रहा हूँ तो कई बार क्या होता है कि नजर पड़ जाती है, नजर ना पड़े तो आदमी घूम जाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह से फैच हो गया। तो ये फंक्शन आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो। और अगेन मैंने तुम्हें जैसे कि बताया कि यहाँ पर, अच्छा स्टार्ट को मैंने यूज नहीं किया तो यहाँ पर आप स्टार्ट डाल दो,
अगर आप लेट्स से मीन की जगह मीडियन यूज करोगे थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट आएगा, बट अगेन आइडिया ये है कि यहाँ पर आप स्टेटिस्टिक्स चेंज कर लो और उसके हिसाब से कंपैरिजन कर पाओ। तो हमेशा फंक्शन ना इस तरह से लिखो कि कुछ तुमको सॉलिड आउटकम मिल जाए और बहुत सारा कंडीशन को कवर कर पाए, ठीक है। तो ये आइडिया होना चाहिए फंक्शन लिखने का। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या किया हमने। क्वेश्चन आसान था, बट चूंकि बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व थे इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ। आखिरी क्वेश्चन आज के दिन का, ये एक लिस्ट है और इसको सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करना है? इस लिस्ट में जो जिसका भी सम हाईएस्ट है वो टॉप पे हो, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और लास्ट जो होगा लास्ट में आएगा। तो सबको सम करेंगे और देखेंगे कौन टॉप पे है और उसी हिसाब से लिस्ट को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सम देखते हैं इसका। अब टॉप पे कौन आना चाहिए? x2 आना चाहिए, सेकंड पे आना चाहिए x1, थर्ड पे आना चाहिए x4 और लास्ट में x3। नाउ इसेंशियली तुम ध्यान से सोचो तो मेरे को एक्चुअली इसको रीनेम करना है। नहीं, अगर मैं कुछ और सोच रहे हो तो मत सोचो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। इसेंशियली मेरे को करना क्या है कि x1 को मेरे को बोलना है कि यू आर नॉट x1, यू आर एक्चुअली x2, और x2 को x1 बनाना है और x4 को x3 बनाना है और x3 को x4 बनाना है। तो बेसिकली मेरे को रीनेम करना है इसको, पर इसको ऑर्डर में रीनेम करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले एल अप्लाई करके अनलिस्ट कर लो, ठीक है। अब इस पे एक काम करो, सॉर्ट चला दो, सॉर्ट में चलाओ, ऑर्डर चलाओ। तो जब आप ऑर्डर चलाओगे ना तो आपको सबका इंडेक्स समझ में आ जाएगा। हालांकि ये ऑर्डर गलत आ रहा है क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चाहिए। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आइटम आ गया मेरे। तो सेकंड आइटम जो है वो मैक्सिमम है, इसलिए ये 1 आ रहा है, ठीक है। जो 2 है इसका मतलब ये सेकंड बेस्ट है, ये देखो ये 2 है। जो फोर्थ आइटम है वो थर्ड बेस्ट है और जो थर्ड आइटम है वो फोर्थ बेस्ट है। तो ऑर्डर आपको इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप फिर से सोचते हैं, फिर से उसको देखते हैं, तो इसमें से टॉप कौन सा है? सेकंड आइटम टॉप है, इसीलिए 1 के अगेंस्ट 2 आया। और जो आपका सेकंड बेस्ट है वो फर्स्ट आइटम है, तो इसीलिए सेकंड इंडेक्स पे है। जो थर्ड बेस्ट है फोर्थ आइटम पे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया। और फोर्थ बेस्ट जो है वो आपका थर्ड आइटम है, इसलिए 3 इंड में आ गया। तो ऑर्डर इस तरह से काम करता है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, नाउ माइनस साइन अगर नहीं लगाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर में देगा, अगर निगेटिव लगा दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेगा। ओके, तो ये हो गया काम हमारा। अब कुछ नहीं करना है मेरे को, इसमें बस एक एक्स लगा देना आगे, एक पेस्ट लगा देना है आपके, और 0 के साथ पेस्ट 0 लगा देना है, ठीक है। और ए लिस्ट को के नाम में परिवर्तन कर देना है। टेक्निकली वी आर डन, बट अभी भी ये लिस्ट पहले जैसा ही दिखेगा, बस नाम बदल गया होंगे। तो मेरे को इसको, ठीक है ना, तो ये नाम बदल गया। अब मेरे को बस इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करना तो इजी है, हम एक नया लिस्ट क्रिएट करेंगे, एन लिस्ट, जो एक लिस्ट ही होगा, पर हम इसको इस तरह से बनाएंगे और लेंथ इसका होगा लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर। और हम कहते हैं फॉर आइटम इन नेम्स ऑफ लिस्ट एन लिस्ट आइटम is a list item, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एक काम कर लो आप, नेम्स ऑफ एन लिस्ट, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? सो इसका जो ओरिजिनल नाम था, ठीक है ना, तो हम क्या क्या लग सकते हैं, हम इसका नेम्स ऑफ अ लिस्ट भी कर सकते हो और इसको आप सॉर्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने चलाया नहीं है, मैं आपको उससे पहले समझा देता हूं कि ये हो क्या रहा है। तो ये सॉर्ट करने पे आपको x1, x2, x3, x4 देगा, और इन लिस्ट का कोई अभी कोई नाम नहीं है। देखो इसको पे चलाओगे, सॉरी एन लिस्ट अगर आप चलाओगे तो ये कुछ नहीं है, नल आ रहा है। पर जैसे ही आप ये स्टेप चलाओगे ना तो इसके बाद इसका नाम आ जाएगा एक। ये हमने डिस्कस किया लिस्ट वाले एक्सरसाइज में, अगर कंफ्यूजन है तो इसको एक बार ही सुन लेना।
तो अगर मैं नेम्स ऑफ एन लिस्ट चलाऊं तो अभी नल आएगा, बट जैसे ही मैं स्टेप चलाता हूं तो आप देखोगे एन लिस्ट का भी नाम आ जाएगा x1 x2 x3 x4। अब कुछ नहीं करना है मेरे को, एक फॉर लूप लिखना है, आप lapply भी लिख सकते हो, एंड वी आर डन। अब मैं एन लिस्ट अगर प्रिंट करूं तो देखो इसका ऑर्डर बदल गया, x1 x2 x3 एंड x4। यही करना था, ठीक है। तो आई होप इससे कुछ नया समझने और सीखने को मिला हो आज के दिन पे, ठीक है ना। तो आई होप ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। हमारे पास कुछ और क्वेश्चन बचे रह गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 तो और 11, और आखिरी क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो अगले सेशन के लिए अलविदा, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और जय हिंद जय भारत, बाय।